नमस्कार, मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नचिटेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप लोग अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं एंशिएंट इंडिया के उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। और इससे पहले आपकी मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की क्लासेस हो चुकी है, उसके सारे वीडियो फ्री अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट। तो जाके उसे एक्सेस कीजिए, उसे जा करके देखिए और साथ ही क्या करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अगर नई क्लासेस अपडेट हो ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया में कई सारे टॉपिक हो चुके हैं आपके, और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह लेटर वैदिक पीरियड है। वह इसका मतलब होता है कि उत्तर वैदिक काल। पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने इससे पहले, इस क्लास से पहले जो है मैंने वैदिक काल जो है ये आपका अभी क्लास चल रहा है और ये शायद वैदिक क्लास पर आखिरी क्लास होगी। अगर आप लोगों ने इससे पहले की लेक्चर मिस की है, 2 लेक्चर इससे पहले वैदिक एज पर जा चुकी है। खासकर अगर हम बात करें ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद पे जो है आपकी 2 वीडियोस जा चुकी हैं स्टूडेंट, तो कोशिश कीजिए उन वीडियो को देखने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड यानी लेटर वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं इसको, लेटर वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं इसे, और हिंदी में हम इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। मैंने आपको कहा था कि इतिहास को एक बटन की तरह मत पढ़िए। ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको क्या करने हैं, डेट्स याद रखने हैं या फिर बहुत सारे राजा महाराजाओं के नाम याद रखने हैं। आप इतिहास को इस तरह से पढ़ सकते हैं कि इतिहास जब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आपकी एक समझ डेवलप हो रही है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है या सभ्यता है, वो कैसे डेवलप हुई, उसकी नींव जो फंडामेंटल्स आप देख रहे होंगे, जो इसकी नींव धरी जा रही है वह कैसे हैं। तो आपने वैदिक एज में क्या देखा स्टूडेंट, इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया था हड़प्पन कल्चर के बारे में, हड़प्पन सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि वह एक नगरीय सभ्यता थी। लगभग 2500 से 1700 1500 आसपास ईसा पूर्व जो है ये सभ्यता रहती है और एक नगरीय सभ्यता थी जहाँ के लोग जो है स्पेशली जो है व्यवसाय व्यापार इन सबों से क्या थे, बहुत ही अच्छा कर रहे थे अपने जीवन में। लेकिन उनके बाद हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, खासकर अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में जो है हम देखते हैं कि 1500 के आसपास में एक नई संस्कृति उभरती है जिसे हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में एक चीज याद रखिएगा, 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का जो समय है इसे 2 भागों में बांटा गया है। और ये वैदिक कल्चर फेमस क्यों है, क्योंकि यह जो आर्य थे मध्य एशिया से वह भारत आए, और भारत के शुरुआत के दिनों में जब वो आते हैं भारत में तो ऋग्वेदिक एज में हम देखते हैं कि यह किस तरफ रहते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यह रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं स्टूडेंट। तो ये बेसिकली आर्य लोगों के द्वारा लाई गई एक संस्कृति है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। खासकर अगर हम बात करें 1500 से 1000 बीसी के बीच में, इसे हम ऋग्वेद कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बेसिकली इस समय के बारे में जो भी हमारे पास जानकारियां हैं, कुछ पुरातात्विक अवशेष है, इनकी पॉटरीज है, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम है वह है क्या है, इनका टेक्स्ट है। स्पेशली अगर आप देख रहे हैं वैदिक पीरियड हम कह रहे हैं तो आपको मालूम है कि वेद कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना होती है स्टूडेंट। ऋग्वेद की जब रचना होती है वह 1500 से 1000 बीसी के बीच में हो रही है, और इसी समय हम देख रहे हैं क्या होता है, इस समय ऋग्वेद जो है उसकी रचना होती है। लेकिन याद रखें आप कि इस समय जो रचना हो रही है वो उसको लिपिबद्ध नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका क्या हो रहा है, मौखिक रूप से क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये पास हो रही है। और कहीं लेटर वैदिक पीरियड में जाकर के क्या हुआ है, इन सभी को क्या किया गया है, लिपिबद्ध किया गया। उसके बाद तो ऋग्वेद में हम देखते हैं आर्य जो है वह भारत में आते हैं, शुरुआत के दिनों में वह सप्त सैंधव प्रदेश में बसते हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यह जो थी यह क्या थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी स्टूडेंट। और जिस तरह से हमने देखा था कुछ मामलों में ये हड़प्पा से अलग थी, जिस तरह से व्यापार व्यवसाय जो था हड़प्पा के लोगों का मुख्य पेशा था कृषि के अलावा। यहाँ के जो लोग थे वह क्या करते थे,
पशुओं को पालते थे, एक तरह से क्या करते थे, खाना बदोश जीवन जीते थे। लेकिन इस दौरान इसके बारे में मैंने सारी चीजें बताई हैं। मैंने आपको कहा कि जब भारत में आर्य आए तो एक चीज देखिए, इतिहास इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि अगर आप मानिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई और सब्जेक्ट खराब है, सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि उससे आपको ज्ञान हो रहा है, लेकिन इतिहास का जो प्रोस्पेक्टिव है स्टूडेंट वह काफी बड़ा है। क्योंकि इतिहास में अगर आप आर्यों के द्वारा लाए गए वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उनके बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उनके जीवन कैसे थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसलिए ये इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि सिर्फ इसमें हम लोग उनके इतिहास को नहीं जाने, हम लोग उनके इतिहास में जा करके उनके राजनीतिक जीवन, उनके आर्थिक, उनके सामाजिक, उनके धार्मिक, इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो है इतिहास आपका इंटरेस्टिंग हो जाता है। और आज जो आपकी क्लास है वह किस पे है, वह है पोस्ट वैदिक पीरियड यानी लेटर वैदिक पीरियड पर है। और इसमें हम जिसे क्या कहते हैं उत्तर वैदिक काल, इसका आज अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो है इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो वैदिक काल है वह किसके द्वारा है, वैदिक काल में आर्य जो है वह जो है मध्य एशिया से जो है वो आते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बसते हैं। बाद में क्या होता है, उनका प्रसार होगा, वह भारत के मध्य देश तक पहुंचेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे, तो आप लोग बने रहे हैं स्टूडेंट। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये आपको दिख रहा होगा लेटर वैदिक पीरियड, ये आपको दिख रहा होगा लगभग 1000 से 500 BC के तहत जो है लेटर वैदिक पीरियड हम लोग कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। शुरुआत के दिनों में जो आर्य थे वो कहाँ, यहाँ इस तरफ आए, जो आपका क्या कहलाता है, सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है, सप्त सैंधव प्रदेश, ये था इनका सप्त सैंधव प्रदेश। मगर लेटर वैदिक में जो यहाँ पे आर्य बसे थे स्टूडेंट, वह किधर जाने लगे, यह यहाँ आने लगे। आपको यहाँ पे इनका प्रसार दिख जाएगा। देखिए कि भारतीय इतिहास में हम उत्तर वैदिक काल जब हम कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य होता है स्टूडेंट कि इस काल में किसका, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी कि 3 वेद जो हैं, आपको मालूम है मेनली 4 वेद हैं, लेकिन ऋग्वेद की रचना कब हुई, ऋग्वेदिक काल में हुई, यानी 1500 से 1000 BC के बीच में हुई थी। तो इसीलिए उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वह सब किस में लिखे जाएंगे, वह सभी उत्तर वैदिक काल में लिखे जाएंगे। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वैदिक काल का जो ग्रंथ है वह अथर्ववेद है, आप कहेंगे नहीं, मैडम ने कहा है कि अथर्ववेद नहीं है, सिर्फ एक ऋग्वेद है। अगर आपसे बोला जाएगा कि सामवेद है, यजुर्वेद है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या है, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है, ना कि अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद से मिलती है। हम देखते हैं भारतीय इतिहास में हम किसको, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सभी को किस में लिखा गया, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। साथ ही इनके क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं स्टूडेंट, इनके अर्णयक भी होते हैं इन ग्रंथों को समझने के लिए, और उपनिषद भी होते हैं। इनकी रचना भी कब हुई, इनकी रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई। तो इतना तो क्लियर है कि ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में जितने 3 वेद हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके अर्णयक हैं, उनके उपनिषद हैं, इन सभी की रचना होती है। इस युग की सभ्यता का अगर हम केंद्र देखें तो यह केंद्र कहाँ, पंजाब, जो शुरुआत में हम देखते हैं सप्त सैंधव प्रदेश वाला रीजन है, ये जो मैंने बताया था आपको, यहाँ से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग जो है, आप देखेंगे यहाँ जो है वो ये सब जो एरिया है दिख रहा है, इनमें आ गया। यानी कि अब ये सप्त सैंधव प्रदेश से कहाँ आ गए, यह दिल्ली, गंगा यमुना दोआब के पास आ गए। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में हम देखते हैं, यानी जो इसका लास्ट फेज हम देखेंगे वह 6000 ईसा पूर्व है। उसके पास जो है आर्य लोग कौशल, विदेह और अंगराज से परिचित हैं। जो आर्य थे वह इन सभी, जब हम बात करेंगे 6th सेंचुरी BC, इसके बाद वही चैप्टर शुरू होगा जब बड़े बड़े महाजनपद उभर के आते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जो आर्य थे वह जान रहे थे कि अंग है, कौशल है, विद्या है, और इस संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था, मध्य देश था स्टूडेंट, मध्य देश, यानी कि आपका क्या हो गया, गंगा यमुना दोआब वाला रीजन हो गया।
तो मध्य देश था। तो ये इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में आर्य कहाँ आए? सब छंदो प्रदेश में आए, धीरे धीरे वो गंगा यमुना द्वाब के पास आ गए। ऋग्वेद की रचना जो है ऋग्वैदिक काल में हुई, बाकी जितने ग्रंथों की रचना है वह उत्तर वैदिक काल में हुई स्टूडेंट। और हम देखते हैं कि इनका जो सेंटर था उसको हम क्या कहते हैं? मध्य देश कहते हैं। अब हम बात करें इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। मैंने आपसे क्या कहा, इतिहास इसलिए इंटरेस्ट, जो आर्य थे, आपको मालूम है कि आर्य अपने साथ क्या लेके आए। आर्य जो थे वो पशुओं को शुरुआत के टाइम पे, अगर हम ऋग्वेद के बारे में बात करें, ऋग्वैदिक काल के बारे में, तो वो पशु चारण करते थे, उनकी गाय बहुत प्रिय जानवर थी, और इसके अलावा खानाबदोश जीवन जीते थे। राजा था, लेकिन राजा पावरफुल नहीं था। वह क्या करता था? सिर्फ युद्ध में जो है अपने कबीले की एक तरह से रक्षा करता था। यानी जितने भी कबीले हैं उनमें जितने लोग हैं उनके बीच में से एक प्रमुख जो होता था। और उस समय एक मैंने आपको बताया था बलि नाम का एक स्वेच्छा कर था कि लोग राजा को क्या कर देते हैं, राजा जो उन्हें प्रोटेक्ट करता था उसको बलि स्वेच्छा से देते थे, यानी कोई आरोपित नहीं था। इसको हम कर नहीं कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल में। लेकिन इस समय क्या होता है स्टूडेंट, इस समय एक बड़ा चेंज हमें दिखने को मिलता है। राजा की पोजीशन में देखने को मिलता है, टैक्स के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो हम समझेंगे कि कैसे उत्तर वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक काल से अलग था। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब क्या हो गया? प्रदेश। कबीले से बड़ा क्या इकाई है? प्रदेश है। तो प्रदेश का क्या हो गया स्टूडेंट? शासन करने लगा। उपनिषद काल में, यानी उपनिषद काल बोल दे आपको, लेटर वैदिक काल बोल दे, इस सबसे घबराना नहीं है। ये सब हम क्या कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल की ही बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इस काल में अनेक ऐसे राजा हुए स्टूडेंट जो ब्रह्मा ज्ञान अध्यात्म चिंतन से जुड़े थे। इनमें बहुत सारे प्रमुख थे, जैसे कि विदह के जनक, कैकेय के अश्वत्थपति, काशी के अजातशत्रु और पंचाल के प्रभरन जवाली। तो इस समय हम देखते हैं कि कई सारे जो राजा होते हैं वो क्या थे? काफी इंटेलेक्चुअल थे, है ना, काफी स्पिरिचुअली थिंकर थे वो लोग। और इसमें आपको नाम दिया गया है विदह के जनक, कैकेय के अश्वत्थपति, काशी के अजातशत्रु और पंचाल के। ये नाम आप सोचेंगे कि मैडम क्यों लिख रहे हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकते हैं कि अश्वपति जी कहाँ के राजा थे, तो आप क्या बताएंगे? कैकेय के थे। आपसे पूछ दिया गया कि जनक के राजा कौन थे, तो विदेह थे। आपसे पूछ दिया गया कि अजातशत्रु कहाँ के राजा थे, तो काशी के थे। प्रभरन जवाली कहाँ के राजा थे, तो यह थे पंचाल के। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, जो प्रदेश का क्या है? सूचक है। हम देखते हैं ऋग्वेद काल में राष्ट्र का हमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। जो ऋग्वेदिक हमारे पास टेक्स्ट है, राष्ट्र शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं था। जनपद का आया था, जन का आया था, है ना। लेकिन इस समय हम देखते हैं राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है पहली बार इसी टाइम पे। और पंचाल शुरुआत में जो क्या था? एक कबीला था, लेकिन बाद में वह क्या हो जाता है? वह एक प्रदेश बन जाता है, यानी बड़ा देश बन जाता है स्टूडेंट। उत्तर वैदिक काल में पंचाल जो था वह सर्वाधिक क्या था? बहुत ही विकसित था। और शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में इन्हें क्या बनाया बताया गया? इन्हें कहा गया है कि यह वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि इन्हें कहा गया है। तो याद रखेंगे आप पंचाल के बारे में। और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, पर कहीं कहीं पर हमें गण राज्यों के उदाहरण भी मिलते हैं। बेसिकली क्या था? राजतंत्र ही था, मगर कहीं कहीं हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो उस समय। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हम देखते हैं अथर्ववेद में परीक्षित, हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में, यह क्या थे? मृत्यु लोक। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? मृत्यु लोक का देवता बताया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि अथर्ववेद में लिखा गया परीक्षित किस चीज के देवता माने जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मृत्यु लोक के। इस समय मैंने आपको ऋग्वेद जब पढ़ाया था ऋग्वैदिक काल, तो उसमें बताया था सभा, समिधि, विदत, ये 3 संस्थाएं थी, है ना, ऋग्वैदिक काल में, जो किसी न किसी तरह से राजा को कंट्रोल करती थी। खासकर समिति जो थी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। इस समय भी हम देखते हैं सभा और समिति, इस समय भी राजा की निरंकुशता, यानी कि उसको जो है क्या कहते हैं, मतलब एकदम जो भी मनमानी नहीं करने पर, मतलब उसको एक तरह से कंट्रोल करती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में हम देखते हैं राज्य की उत्पत्ति का हमें जिक्र मिलता है। राजा को दैवीय उत्पत्ति, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें बताया गया कि राजा की जो उत्पत्ति है एक दैवीय प्रक्रिया से राजा की उत्पत्ति होती है।
अब राजा जो है, जैसे कि हम लोगों ने ऋग्वेद के टाइम पे देखा था कि राजा क्या था, कबीले में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक प्रमुख जैसा था, लेकिन इस समय उसकी पोजीशन में क्या आता है, चेंज होता है। अब जो राजा है वो सामान्य उपाधि के स्थान पर क्या कर रहा है, विशिष्ट उपाधि लेगा, जैसे कि सम्राट, एकराट और इस तरह की उपाधि धारण कर रहा है। उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की भी प्रतिष्ठा, मतलब उसको भी स्थापित किया गया, और इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल में बलि, जो कि एक स्वैच्छिक कर था, आपको मन किया तो दे सकते हैं, नहीं मन किया तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर वैदिक काल में हैं तो इस समय आपको बलि जो है देना ही पड़ेगा। किसे, सम्राट एकराट जो राजा है उसको, क्योंकि वो अब क्या हो चुका है, बहुत पावरफुल हो चुका है। हमें पता चलता है कि यजुर्वेद में राज्य उच्च पदाधिकारियों, एक बार आप इसे देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें। यजुर्वेद में राज्य के हमें कुछ इस समय हम देखते हैं राजा पावरफुल होता है तो उसके पास हमें क्या, कुछ पावरफुल ऑफिसर्स भी देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद में लिखा गया है स्टूडेंट कि राज्य के उच्च पदाधिकारी को क्या कहते थे, रत्नी कहते थे। रत्नी का उल्लेख आपने ऋग्वेद में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उत्तर वैदिक में हमें रत्नी का उल्लेख मिलता है। ये राज्य परिषद के सदस्य थे। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी होते थे, जो उसके रिश्तेदार रिलेटिव होते थे, मंत्री, विभाग के अध्यक्ष होते थे और दरबारी गण आते थे। विभाग, जो इतने भी विभाग के अध्यक्ष थे उनमें सेनानी यानी कि सेनापति, सूत यानी रथ सेना का नायक, ब्राह्मणी यानी गांव का अधिकारी या मुखिया, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, ये सब नाम याद रखेंगे। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये सब नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं आपसे पूछ दिया भागदूत किसे कहते हैं तो आप क्या सोचेंगे, तो आप बता देंगे मैडम ने बताया था क्या, अर्थ मंत्री है। आपसे कह दिया ग्रामीणी क्या होता है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दे तो आप क्या बताएंगे, यह गांव का मुखिया होता है। सूत कौन होता है, सूत का मतलब होता है रथ सेना का नायक होता है। अगर सेनानी बोला गया तो सेनापति होता है। तो ये सभी मंत्री थे स्टूडेंट, जो करों को क्या करते थे, वसूलने, ये रत्नियों में आते थे स्टूडेंट। तो राजा था, राजा की पोजीशन बढ़ती है, वो एक पावरफुल नाम जो है, बड़े बड़ी उपाधि धारण करने लगता है। और साथ ही हम क्या देख रहे हैं, उसके पास जो है उच्च पदाधिकारी के ऑफिसर्स भी हैं, जिन्हें हम रत्नी कह रहे हैं। अब आपसे पूछ सकता है स्थपति और शतपति किसे कहते हैं, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए, यह दो क्या थे, प्रांतीय पदाधिकारी हैं। क्या है, प्रांतीय पदाधिकारी हैं ये। और स्थपति का मतलब होता है कि जो सीमांत प्रदेश यानी कि जो क्या है, बॉर्डर एरियाज हैं स्टूडेंट, वहां पर जो कर प्रशासन और सारा क्या देखता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, कर देख रहा है, इन सारी चीजों को देख रहा है, उसको हम कहते थे स्थपति। और शतपति जो है वह क्या होता था, 100 गांवों के समूह का अधिकारी होता था। तो शतपति का मतलब हुआ कि यह 100 गांव देखने वाला अधिकारी है। और यह क्या कर रहा है, यह सीमांत प्रदेश यानी कि सीमांत प्रदेश देख रहा है ना। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी और समिति जो है राज्य की केंद्रीय संस्था थी। सभा के बारे में हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था, सभा थी ऋग्वेद में। ये क्या थे, जो क्या कहते हैं, एक तरह से बुद्धिजीवी वर्ग होते थे, उनकी एक संस्था थी स्टूडेंट। और समिति जो थी, मेन एजेंसी यही थी जिसके द्वारा यह जनमानस की एक संस्था थी। और इसी के द्वारा क्या कहते थे, समिति का अध्यक्ष क्या था, राजा स्वयं होता था। समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान कहा जाता था स्टूडेंट। और सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठ कहा गया, नरिष्ठा कहा गया। इस काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता। विदत में हमने पढ़ाया था आपको ऋग्वेदिक काल में, उसमें क्या महिलाएं भाग लेती थी। तो विदत का उल्लेख इस समय नहीं मिलता है। सभा और समिति के बारे में पता चल रहा है। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थानीय सेना नहीं रखता था। इस समय भी कोई वैसे परमानेंट सेना नहीं थी, लेकिन राजा क्या हो गया था, पावरफुल हो गया था। अथर्ववेद के अनुसार हम देखते हैं कि राजा के आय का 1/6 भाग, राजा को आय का 1/6 भाग मिलता था।
और ऋग्वैदिक काल में जो बलि था, हमने बताया था इसके बारे में, यह एक स्वेच्छाकारी कर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, यह एक नियमित कर के रूप में होता है। बलि में क्या होता था, बलि अगर आप दे रहे हैं राजा को तो 1/6 भाग जो है राजा आपसे लेगा। यह है क्या, उत्तर वैदिक काल में हम उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान रहे हैं। जब राजा होता था स्टूडेंट, तो राजा को देखिए अगर राजतंत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो राजा के पोजीशन को क्या ग्लैमराइज करती हैं। इसी तरह हम देखते हैं इस समय बहुत सारे यज्ञ होते हैं जिसमें राजसू, अश्वमेध, वाजपेयी और अनिष्टोम यज्ञ जो है मेन है। राजसू यज्ञ क्या था, इसमें राजा का राज्याभिषेक होता था स्टूडेंट, और इस अनुष्ठानिक यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि सम्राट जो है उसके पास क्या आ गई है, दिव्य शक्ति उसको मिल गई है। इसमें राजा जो है सोम पीता था और इस यज्ञ के दौरान जो है राजा रत्नियों के घर जाता था। तो राजा का इसमें क्या होता था, राजा अभिषेक होता था राजसू यज्ञ में, और यह इसमें क्या होता था, यज्ञ होता था और लोगों को लगता था कि क्या हो गया, राजा को हमारे दैवी शक्ति मिल गई है। राजा इसमें सोम पीता था और जो रत्नी थे, जो उच्च ऑफिसर्स थे, उनके घर भी जाता था। इसी तरह देखिए अश्वमेध, आपने बहुत बार सुना होगा अश्वमेध का घोड़ा, अश्वमेध का घोड़ा। देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है अश्वमेध यज्ञ, अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना था, अब आपको ये कई जगह मिलेगा पूरे एंशिएंट इंडिया में। इस यज्ञ में क्या होता था, राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा, ठीक ना, जिन जिन क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था उन सभी क्षेत्रों पर क्या हो जाता था, राजा का एक छत्र अधिकार स्थापित हो जाता था। यह शक्ति का घोतक था, यानी एक पावर दिखाने का, और यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण था। राजा क्या करता था अश्वमेध यज्ञ में, राजा अपने घोड़े छोड़ता था और उसका घोड़ा जहां तक जा रहा है सारे लैंड्स जो हैं वह राजा के हो गए। यह एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट यज्ञ होता था जो राजा करता था, और इससे राजा की पोजीशन जो है और भी मजबूत हो जाती थी। एक यज्ञ होता था, इसको हम वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में राजा जो है, राजा रथों की दौड़ का आयोजन करवाता था, और इसमें राजा के जो सहयोगी होते थे वह उसे क्या करते थे, उसको विजयी बनाते थे, और खाद एवं पान से संबंधित था। तो राजा जो है इसमें क्या करता था, रथों की दौड़ का आयोजन करता था अपने ऑफिसर्स के साथ, उसके ऑफिसर्स उसके क्या करते थे, इस सहयोगी द्वारा उसको विजय बनाया जाता था। और एक चौथा जो है अनिष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ में सोम पीसा जाता था स्टूडेंट, और अग्नि को क्या दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व जो भी इसको यज्ञ करता था, राजा और उसकी पत्नी जो है इसमें सम्मिलित क्या करते थे, बैठते थे, भाग लेते थे इसमें। तो यह अनिष्टोम यज्ञ था। तो आपने 4 तरह के यज्ञ के बारे में जाना जो कि इस समय क्या करना था, राजा को करना पड़ता था, और उससे उसकी पावर क्या हो जाती थी, और उसका पावर, उसका स्टेटस भी क्या हो जाता था, मजबूत हो जाता था स्टूडेंट। अब हम इनके समाज के बारे में बात करें। मुझे उम्मीद है कि आपको राजनीतिक जीवन के बारे में पता चल गया होगा कि इनका राजनीतिक जीवन किन अर्थों में जो है ऋग्वैदिक जीवन से अलग है। ऋग्वेद से लेकर उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, राजा की पोजीशन में, टैक्स सिस्टम में, है ना, ऑफिसर्स के मामले में। तो ये सारी चीजें हमें नई चीजें देखने को मिल रही हैं स्टूडेंट। अब हम देखें कि समाज कितना बदला, 1500 से 1000 के बाद जो है समाज अब कितना बदलता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक का समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था स्टूडेंट, ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये पिक्चर देख रहे होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। इस काल में जो यज्ञ था, यज्ञ का अनुष्ठान पिछले बार जो हमने आपको बताया था, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ तो था, लेकिन उसके ज्यादातर उन लोग का फोकस किस पे होता था, उसमें जो मंत्रों के उच्चारण पे वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। उच्चारण, मंत्र जाप करना, इन सभी चीजों पे, स्तुतियां करने पर वो ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है स्टूडेंट, इस काल में जो है यज्ञ का जो महत्व जो है काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्राह्मणों की शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होगी। यज्ञ अगर करवाने के नियम ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उसमें ब्राह्मणों की क्या होती है, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। इस काल में हम देखते हैं जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक, मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से नहीं थी। हमें 3 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इस समय हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था का आधार जो है कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गया। हमने देखा था ऋग्वेद में कि उस समय वर्ण व्यवस्था क्या थी, वह जो है कर्म पर आधारित थी, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये जाति पर, यानी कि एक रिजिड फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रांसफर कर रही है, और वर्णों में कठोरता आने लगी थी। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हो गया था, जो कठोर होकर भी विभिन्न जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय अनुवांशिक होने लग गए थे। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का हमें वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किस में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऋग्वैदिक में कर्म पर आधारित समाज था, वर्ण व्यवस्था जो थी, लेकिन अब देख रहे हैं वो जाति में ढल रही है, लेकिन अभी भी उस तरह से ये रिजिड नहीं होगी। धीरे 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 समाज में ये सब चीजें आएंगी स्टूडेंट। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, आप देखते जाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। द्विज किसे कहते थे स्टूडेंट? द्विज का मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ होते थे, है ना। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। उपनयन संस्कार जिनका होता था उन्हीं को अधिकार था कि वह क्या हो सके, एजुकेशन ले सके। जो भी उस समय एजुकेशन का तरीका था, तो जिनका उपनयन संस्कार होता था उन्हीं को जो है क्या किया जाता था, एजुकेशन, शिक्षा दी जाती थी। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, लेकिन जो शूद्र वर्ग था उसे नहीं था। शूद्र वर्ग को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, और यहीं से शूद्रों की अपात्र यानी उन्हें अपवित्र मानना या उन्हें आधारहीन मानने की प्रक्रिया का क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हम जो चौथा वर्ण है उसका जिक्र नहीं देखते हैं स्टूडेंट, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका जिक्र भी मिलता है, लेकिन उपनयन संस्कार की जो प्रथा थी वो बंद हो जाती है शूद्रों के लिए। और शिल्पियों में हम देखते हैं रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान क्या था, काफी ऊंचा था। अब देखिए, ये आपने देखा, आपको मालूम है जो आश्रम व्यवस्था है हिंदू धर्म की, उसमें ब्रह्मचार्य होता है, जिसमें आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। फिर आपको गृहस्थ जीवन में जाना होता है। फिर गृहस्थ जीवन के सारे दायित्वों का निर्वहन करने के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं। वानप्रस्थ में शिक्षा वगैरह लेने के बाद स्टूडेंट फिर कहाँ जाते हैं, संन्यास की तरफ से जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल में, हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों यानी कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसका तो हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन जो चौथा है यानी कि संन्यास, उसका हमें स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है चौथे आश्रम की। तो आपको क्या मिल रहा है, उत्तर वैदिक काल में हमें 3 आश्रम के बारे में तो जानकारी मिल रही है, लेकिन संन्यास के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। सबसे पहले जो चारों आश्रमों को सही तरीके से स्थापित करने के बारे में हमें पता चलता है, वह किस में पता चलता है, जबालोपनिषद में। जबालोपनिषद में सबसे पहले इसका उल्लेख होता है। इस समय हम देखते हैं समाज में क्या होता है, स्पर्शता की भावना का उदय नहीं हुआ था। भले समाज में हमें डिवीजन होता दिखता है, लेकिन ये अभी उतना स्ट्रांग नहीं था स्टूडेंट। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं गौत्र प्रथा क्या हुई, स्थापित होती है, यानी कि गौत्र की प्रथा स्थापित हुई, लेकिन अभी भी ये इतनी रिजिड नहीं थी। बहिर्विवाह की प्रथा भी चल रही थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चलाने वाला और दान देने वाला होता है। सामान्यतः उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्गों और शूद्रों के बीच विभाजन रेखा हमें देखने को मिलती है। आप देखिए, बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद में हम देखते हैं चंडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी बताया गया है। देखिए, इस समय आपको वर्ण व्यवस्था तो दिख रही है कि 4 वर्णों का के बारे में जिक्र हो रहा है कि शूद्र भी हैं, और उपनयन संस्कार से उन्हें वंचित कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद में, तो कहा जा रहा है कि ये कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं स्टूडेंट, इस समय समाज उतना भी रिजिड नहीं था जैसे बाद में होने लगता है, क्योंकि समाज में ये चीजें धीरे धीरे क्या है, आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो उतना रिजिड नहीं है वो। लेकिन ये चीजें आई हैं इसी समय, कहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में। अब हम बात करें अगर स्त्रियों की, जिस तरह से आपने शूद्रों के बारे में देखा कि जो वैदिक कालीन आर्यों की क्या है, समाज है, उसमें उनकी स्थिति जो है कहीं ना कहीं हमें दिख रही है कि उनको वो पीछे जाने लग रहे हैं। इस काल में हम देखते हैं स्त्रियों का भी क्या हो गया, उपनयन संस्कार
बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित हो गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, यानी कि वो शिक्षा लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई, घट गई। घटना मतलब उनका स्टेटस कहीं ना कहीं समाज में नीचे आया। जब आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी तो आपके पास फिर बहुत सारी चीजें आप देखेंगे ही बाद में क्या क्या होता है। शतपथ ब्राह्मण से हमें विदेह है, ठीक ना, विदेह माधव की कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण कर आर्य संस्कृति का सरस्वती क्षेत्र से पूर्व की दिशा में सदानीरा नदी तक इन्होंने क्या किया। शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी है कि विदेह माधव ने क्या किया, अग्नि को मुंह में धारण किया सरस्वती नदी के पास और वह सदानीरा नदी तक पहुंच गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आर्यों का प्रसार जो है वह कहाँ, पूर्व की तरफ तक जा रहा है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में हमें परिचक्रा का उल्लेख है, जहां के राजा क्रैव्य का पंचाल ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। शतपथ ब्राह्मण में ही हमें कांपिल्य नगरी जो पंचाल जनपद की राजधानी थी उसका उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें कौन कौन है, गार्गी, गंधर्व, गृहता, मैत्रेयी, ये सभी नाम जो है हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। उत्तर वैदिक कालीन में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन लिया गया। इस काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया। इससे पहले जो स्त्रियां थी ऋग्वैदिक काल में वह क्या करती थी, सभा और विदत में भाग लेती थी। लेकिन अब हम देखते हैं जो स्त्रियां हैं उनको क्या कर दिया गया, सभा से भी हटा दिया गया, विदत नाम की संस्था रही नहीं, उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। तो इस तरह स्त्रियों की स्थिति जो है खराब हो गई स्टूडेंट। अब हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में बात करें, जो आर्य हैं उनका आर्थिक जीवन कैसा था इसके बारे में आप जान लें। आपको मालूम है कि जो आर्य हैं ऋग्वैदिक टाइम पे वह क्या करते थे स्टूडेंट, पशुओं को पालते थे और एक तरह से खानाबदोश जीवन जीते थे। कृषि जो था वह गौण था, यानी कि क्योंकि वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मौसम के अनुसार या अपनी ज़रूरतों के अनुसार शिफ्ट करते थे। तो कृषि जो है वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार करते थे। प्रमुख पेशा क्या था, पशुपालन था। इस समय हम क्या देखते हैं, कृषि इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय बनना शुरू हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई का उल्लेख होता है। काठक संहिता में हमें 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का भी उल्लेख मिलता है। ब्रीही यानी कि धान, यव, जौ, मांद, उड़द, मूंग और गेहूं, मसूर, इन सभी अनाजों का वर्णन हमें किस में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। यानी उनके खाने में क्या मिलता है, हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। वैदिक ऋचाओं से पता चलता है कि लोग देवताओं में पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि अब तक पशु ही उनके चल संपत्ति का आधार था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कृषि कर रहे थे तो पशुओं का जो महत्व था वो कम हो गया हो, क्योंकि हमें वैदिक जो इतनी ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उनसे पता चलता है कि लोग अभी भी क्या कर रहे थे, कृषि को जो है नहीं सॉरी पशुओं के लिए प्रेयर करते थे। इस समय हम देखते हैं कि जो व्यक्तिगत संपत्ति का कॉन्सेप्ट है, यानी कि निजी संपत्ति का, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार की भावना क्या होती है, मजबूत होते जाती है। ऋग्वैदिक लोग क्या करते थे, सिर्फ जौ पैदा करते थे, लेकिन इस समय हम देखते हैं उनकी फसल क्या हो गई, गेहूं और धान हो गई। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। यजुर्वेद में हल को सीरा कहा गया है स्टूडेंट। अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीवन ने हल और कृषि को जन्म दिया। ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका आर्थिक जीवन कैसा था। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे स्टूडेंट, वह 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे। काले व लाल रंग के मृदभांड,
काले व लाल भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, लाल भांड, कई तरह के पॉटरीज जो है वह इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर इनकी विशेषता आपसे पूछी जाए कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, यानी ऋग वैदिक काल के लोग, इनका मेन क्या था, धूसर मृद भांड, इस चित्रित धूसर मृद भांड, याद रखेंगे इस काल की क्या थी, विशेषता थी। वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें तांबा पहला रहा होगा, ऐसा माना जाता है। तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृद भांड हमें कई स्थान से मिलते हैं। उद्योग कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पियों का भी उदय हो चुका था, जिनका उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और हमें पता चलता है पुरुषमेध सूक्त से हमें पता चलता है कि धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी, इन सभी का उल्लेख से पता चलता है कि बहुत सारे शिल्पियों का उदय हो चुका था। ब्राह्मण ग्रंथों में हम देखते हैं श्रेष्ठी का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठीन क्या था स्टूडेंट, यह श्रेणी का प्रधान, यानी व्यापारिक प्रधान होता था, यानी जो व्यापारी लोग हैं उनका हेड जो होता था उसे हम क्या कहते हैं, श्रेष्ठीन कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा पर पहली बार जिक्र हुआ है और इन्हें क्या कहा गया, सूदखोर या कुसीदिन कहा गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुसीदिन किसे कहते थे तो ये क्या थे, महाजन थे। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। वाजसेनीय संहिता और तैत्रीय ब्राह्मण में भी इस समय के विभिन्न व्यवसायों की एक लंबी सूची हमें मिलती है। स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य, टीन, तांबा, चांदी, शीशा, इन सभी से परिचित हो चुके थे। तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद, अभी हमने कहा ना कुसीदिन था, और व्यापार का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, मुद्रा का प्रचलन हो गया था, लेकिन वैसा नहीं था। लेकिन समान लेन देन में लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय ही होता था। आए थी चीजें, इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन वह अगर हम कहें बड़े पैमाने पर हो रहा था, ऐसा नहीं है। निष्क, शतमान, पाद और अंशल जो है यह क्या थी, माप की अलग अलग इकाइयां थी। निष्क के बारे में हमने आपको बताया था कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में यह क्या था, आभूषण था। लेकिन अब ये क्या हो गया है, अब जो है अब इसको एक मुद्रा माना जाने लगा है। बाट की मूलभूत इकाई कृष्णाल थी स्टूडेंट। ऋत्तिका और गूंज भी जो है यह इकाई थी। प्राचीन काल की बाट पद्धति में ऋत्तिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह बाट की शायद सबसे छोटी इकाई थी। जो बाट माप की प्रणाली है, कभी जाइए म्यूजियम तो जरूर इन सब चीजों को देखा कीजिए, गौर क्या कीजिए कि ऋत्तिका कौन सी होगी, बाट माप क्या है, मृद भांड क्या होते हैं, तो आपको पता चलेगा ना। शतमान जो है ये पूछा जाता है स्टूडेंट, शतमान क्या था, यह क्या था, संभवतः चांदी की मुद्रा थी इनकी। शतपथ ब्राह्मण में दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हमें मिलता है। तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज पता चली, यहाँ से आपको पता चला कि अब जो है यह लोग जो थे कुसीदिन यानी सूदखोरी, कुसीद शब्द का उल्लेख मिलता है। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में आभूषण था, अब क्या हो गया, एक मुद्रा, एक माप की प्रणाली बन गई थी। और हम देखते हैं इस समय ऋतिका जो है बहुत महत्वपूर्ण थी, जो कि उनके तौल वौल में काम आती थी। और शतमान एक चांदी का सिक्का था। अब हम लास्ट पे इसके आते हैं कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था आर्यों का उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए कैसा था इनका धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं स्टूडेंट, उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था। यानी गंगा यमुना का जो ऊपरी दोआब है ना, वो उनका प्रमुख स्थल बन गया था। यज्ञ इस संस्कृति का क्या हो गया था, मूल हो गया था। यज्ञ के साथ साथ बहुत सारे अनुष्ठान हमें दिखते हैं और कई सारे मंत्र प्रचलित हुए। ऋग्वैदिक काल के दो प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल में कौन थे, इंद्र और अग्नि थे। लेकिन अब हम देखते हैं अब उनका उस तरह से महत्व नहीं रहा उत्तर वैदिक काल में। उनकी जगह पर क्या होता है स्टूडेंट, इस समय हम देखते हैं वैदिक काल में प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनका स्थान क्या हो गया, सर्वोच्च हो गया। प्रजापति का स्थान सर्वोच्च हो जाता है। देवताओं के भी पोजीशन में एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। पशुओं के देवता रुद्र इस काल में एक क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण देवता बन गए हैं और इनकी पूजा शिव के रूप में होने लगी थी। तो इनके धार्मिक जीवन के बारे में आप लोगों ने देख लिया स्टूडेंट। ये इनके मृदभांड है, चित्रित धूसर मृदभांड। तो ये इनका धार्मिक जीवन था। अब आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर मैं बोलूं कि ऋग्वैदिक काल जो है, वैदिक काल से आप क्या समझते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे जो है जानकारी
अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग वैदिक काल के बारे में जान गए होंगे। देखिए, आपसे मैंने कहा कि जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको इतिहास में खाली कहानी नहीं पढ़नी होती है। हम समाज का अध्ययन करते हैं एक विशेष कालखंड के, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विश्वासों, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, इन सभी के बारे में जो है हम पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आपको अब समझ में आया होगा कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल किसके द्वारा लाई गई स्टूडेंट? यह जो है, यह एक आर्यों की सभ्यता थी। इस सभ्यता को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल जो है 1500 से 1000 बीसी चलता है, और पोस्ट वैदिक पीरियड जो है 1000 से 600 बीसी चलता है। इस दौरान जो है इनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, इन सभी जीवन में हमें एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं से एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं। एक समझ आपकी विकसित होती है किस तरह से जो है हमारे वेद जो है वह शुरुआत में मौखिक उसका संकलन हुआ, एक लंबा टाइम जो है उन्होंने मौखिक यात्रा की, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते गए। उत्तर वैदिक के लास्ट पीरियड में उनको क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया स्टूडेंट, जिसके कारण हमें उस समय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा उनके पुरातात्विक अवशेष हैं, उससे भी उसको क्या किया जाता है? देखा जाता है कि वो चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से आपको पता चला। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो क्या करें? लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आपकी नेक्स्ट क्लास होगी महाजनपद पर। तो कोशिश कीजिए क्या कि आप लोग क्लास में उपस्थित रहने की। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो क्या करें? लाइक करें और बने रहें क्लास में। धन्यवाद।